हेलो फ्रेंड्स। हम यूपीएससी प्री 2023 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमने 81 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, आज 82 क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित युग्म दिए हैं, उस पर विचार करना है। एक तरफ स्थल दिए, दूसरी तरफ स्थल किस लिए जाना जाता है वो पूछा गया है। बेसनगर के बारे में पूछा है। बेसनगर विदिशा में है, विदिशा को ही बेसनगर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है बेसनगर, ठीक है। अभी इसका नाम विदिशा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है सेव गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। गलत है, सेव गुफा मंदिर के लिए नहीं जाना जाता है, ये भागवत या वैष्णव वैष्णव गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। दूसरा आता है भाजा, जो बौद्ध गुफा के लिए पूछा है। और तीसरा आता है शीतल वासन, जो जैन गुफा मंदिर के लिए पूछा है। तो इसका सही आंसर है उत्तर बी, मतलब केवल दो ही युग में इसके सही सुमेलित थे। कौन कौन से? एक तो भाजा है और एक शीतल वासल वाला है ना। भाजा सही है और शीतल वासल सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब विदिशा के बारे में, बेसनगर जिसे विदिशा के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मध्य प्रदेश का एक शहर है। बेसनगर के बाहरी इलाके में भगवान विष्णु को समर्पित एक अनोखा होलियोडोरस, है ना, हेलियोडोरस का स्तंभ है ना, जिसे हेलियोडोरस नामक एक यूनानी ने स्थापित किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और भगवान विष्णु का शिष्य बन गया था। आज स्थानीय लोग इस स्तंभ की पूजा खवा बाबा के रूप में करते हैं। इसलिए बेसनगर स्थल वैष्णव संप्रदाय के लिए जाना जाता है, ना कि शैव संप्रदाय। ठीक है, इसलिए पहला वाला जो युग्म है वो गलत है। जबकि दूसरा सही है, जो भाजा गुफा स्थल है ना, वो वाला स्थल सही है, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। जबकि शीतल वासल जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में जैन धर्म से संबंधित है। ये कथन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये कथन भी सही है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की गई थी। और दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या भी कर रहा है ना। दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। कथन एक सही है तथा कथन दो सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर क्रॉस 400 मिलीमीटर है। दूसरा कथन है ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। तो देखो, दूसरा वाला कथन सही है परंतु पहला वाला कथन गलत है ना। आमाप 3:2 है, परंतु आमाप का एक जो ध्वज संहिता जो 2002 में आमाप की साइजें दी है बहुत सारी, मैं भी बताता हूँ आपको। उसमें 400 है, उसमें 600 mm इंटू 400 mm वाला आमाप नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से आमाप इसके अंतर्गत है। 600 ये है ना, 6300 इंटू 4200 है, 3600 इंटू 2400 है, 2700 इंटू 1800 है ना, 1800 इंटू 1200 है, 1350 इंटू 900 है ना, 900 इंटू 600 है, 450 इंटू 300 है, 225 इंटू 150 है, 150 इंटू 100 है ना। परंतु इसमें क्या पूछा है इन्होंने? 600 इंटू 400 है क्या? तो 600 इंटू 400 इसमें नहीं है, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और ऊंचाई में जो अनुपात होता है, जिसे चौड़ाई भी हम मान सकते हैं, वो 3:2 होता है ना, इसलिए दूसरा वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागरिकों के बीच सांविधिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर को मनाया जाता है। वो अभी कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषणा करने की, मतलब संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। बेसिकली संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों को जागृत करना, उसके मूल्यों से परिचित करना, है ना, संविधान के प्रति आस्था को प्रकट करना,
ये इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई है और हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन 2 क्या है? तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। देखो, प्रारूप समिति का गठन अब नहीं होता, जबकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था, है ना? भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। जब आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की बात कही है ना? 2 वर्ष, है ना? 2 इयर्स 11 माह और 18 दिन, है ना? 18 डेज में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक सही है किंतु 2 गलत है। सही इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ जो मैंने बताया था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। ये कथन सही है कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के निर्यातकों में एक प्रमुख देश माना जाता है। कथन 2 क्या है? स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे जिसे रिजर्व कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्विट्जरलैंड टॉप 5 कंट्रीज में भी नहीं आता है जो स्वर्ण भंडारण क्षमता में, है ना? स्वर्ण रिजर्व जो होते हैं ना, वो स्विट्जरलैंड उसमें नहीं आता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा पर सी। केवल एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्विट्जरलैंड के कई प्रमुख रिफाइनरी जो आयातित स्वर्ण को परिष्कृत करके पुनः निर्यात करती है ना? ये मुख्य रूप से भारत, चीन और हांगकांग जैसे सोने को निर्यात करते हैं, है ना? स्विट्जरलैंड एक अग्रणी निर्यातक माना जाता है ना? परंतु हम देखें तो स्विट्जरलैंड के पास दूसरा सबसे बड़ा जो भंडार है वो नहीं है। अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देश आते हैं ना? स्विट्जरलैंड के पास 1040 टन स्वर्ण भंडार है, परंतु ये शीर्ष 5 में भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया है। तो ये कथन सही है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ये दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है ना? आइए जानते हैं ऐसा क्यों। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा 15 जून 2021 को ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, है ना? इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन गलत है। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यूएसए और ईयू का उद्देश्य तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाना नहीं है, बल्कि इस पहल का उद्देश्य एआई मॉडल, आर्टिफिशियल मॉडल और कंप्यूटिंग शक्ति जैसे डिजिटल संसाधनों की पूलिंग को बढ़ावा देना है और उन्हें जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम स्वास्थ्य सेवा या स्मार्ट कृषि जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने के लिए भागीदार देशों को उपलब्ध कराना है ना? इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है। ये स्टेटमेंट गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि कितना है मैं बताता हूँ आगे, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, है ना, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना कहते हैं, का लाभ उठाया। तो ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना? कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है।
ठीक है। देखो, उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अनुसार भारत की वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में 1.8 और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में 4% हिस्सेदारी है ना। तो 1 पॉइंट है वस्तुओं के निर्यात में, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, जिसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कहते हैं, योजना घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादकों से उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर कंपनियों को दिया जाने वाला प्रदर्शन जुड़ा प्रोत्साहन का एक रूप है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, भारत के आयात को कम करना। पीएलआई योजनाओं का लाभ भारत में कार्यरत घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां उठा सकती हैं। इस प्रकार ये बात सही है कि भारत में कार्यरत कई घरेलू और विदेशी कंपनियों ने पीएलआई योजना का लाभ उठाया। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूरोपीय संघ का स्थिरता और समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, एक ऐसी संधि है जो, अब बताना है, 3 कथन हमको दिए। पहला, यूरोपीय संघ के देशों को बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। दूसरा, यूरोपीय संघ के देशों को अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तीसरा कथन है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है ना, केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है। आइए देखते हो कौन सा स्टेटमेंट। स्थिरता और विकास संधि यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के बीच का एक समझौता है जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के देशों को आर्थिक स्थिरता को सुगम बनाना और बनाए रखना है। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की परिषद यूरोपीय संघ के सदस्यों की वित्तीय स्थिति पर समय समय पर निगरानी करता है ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, है ना। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ही इनका सही है, जबकि दूसरा और तीसरा से इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए ये गलत माने जाएंगे। ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा और तीसरा गलत है ना। ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा, है ना, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, अपनाई है। तो देखो, सभी देशों ने नहीं अपनाई है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, जीएसएम में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धता यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाध्यकर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। जीएसएम अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई भी नहीं। हम देख लेते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन। पहला वाला तो मैंने बता ही दिया कि क्यों गलत है, दूसरा वाला भी बता दिया कि बाध्यकारी नहीं है, और तीसरा वाला गलत है कि वैश्विक समझौतों में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रशासन के बेहतर प्रबंधन के लिए 23 उद्देश्य शामिल किए गए। इन उद्देश्यों को राज्य के लिए उनके मानवाधिकार दायित्व को पूरा करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। ये आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है ना, नहीं करता, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम गार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्पादित किया जाता है। तो देखो, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम के तहत तो किया जाता है, परंतु राज्य सरकार के नियमों के अधीन समुत्पादित किया जाता है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम बटालियन समुत्थापित की गई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संदर्भ में
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। कृत्य दिया है और ये कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है वो बताना है। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेवा की वर्दी पहनना शासकीय गुप्त बाद अधिनियम 1923 के अंतर्गत आता है, ये पूछा है। दूसरा, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी के तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आता है, ये पूछा है। तीसरा, बंदूक या तोप से अनुष्ठापरक गोली गोली या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, ये आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत है क्या, ये पूछा इन्होंने, है ना। अब इसमें से पूछा है कि उपरोक्त में से कितने सही है, ये पूछा है। तो उपरोक्त में से केवल 2 युग्म इसमें सही है, वो देखते हैं कौन कौन से 2 युग्म सही है। पहला वाला जो दिया है सही ढंग से मेल खाता है, मतलब पहला वाला इसमें सही है कि अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना शासकीय गुप्त बाद अधिनियम 1923 के अंतर्गत आता है ना। पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला जोड़ी गलत है ना। ये भी दूसरी वाली जोड़ी है, वो भी सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आती है, इसके तहत नहीं आती। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी के दौरान तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ये किस में आता है, ये आता है शासकीय गुप्त बाद अधिनियम 1923। जबकि जो तीसरा वाला जोड़ा है ये सही है ना। आयुष संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत तीसरा वाला आता है। तीसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही, दूसरा वाला गलत, है ना। तो केवल 2 जोड़े इसके सही माने जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, ठीक है। 93 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में होने के क्या कारण। पहला है उत्तरी कीवी और इतूरी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला जो युग्म दिया है ये गलत है। दूसरा, नारगोना कारबाख मोजाम्बिक में उपलब्ध हुआ, ये स्टेटमेंट भी, ये जो जोड़ा है ये भी गलत है। खेरसान और जपोरिजिया इजराइल और लेबनान के बीच विवाद का है क्षेत्र है, ये भी गलत है ना। तो इनमें से कोई नहीं या कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। हम इनको डिटेल में एक एक जान लेते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पर। किवी और इत्यूरी जगह, ये क्षेत्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत में। समाचारों का कारण क्या है, ये चल रहे संघर्ष और अस्थिरता के कारण समाचारों में रहे, जो मुख्य रूप से सशस्त्र संघर्षों, अंतर सामुदायिक हिंसा और विभिन्न सशस्त्र समूहों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह जोड़ी गलत तरीके से इन क्षेत्र को आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के रूप में जोड़ती है ना। कहाँ पे है ये, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत, है ना। आप इमेज में भी इसको देख सकते हैं ना। कहाँ पे, कांगो गणराज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है ना। दूसरा आता है नारगोवा काराबा जगह, ये दक्षिण काकेकस में एक स्थल रुद्ध क्षेत्र जो अजरबैजान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर है, लेकिन मुख्य रूप से जातीय आर्मेनियाई लोगों द्वारा बसा हुआ है। समाचारों का कारण क्या है, ये क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवादों को लेकर संघर्ष के लिए जाना जाता है ना। तो ये मोजाम्बिक में विद्रोह नहीं है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का क्षेत्र। जबकि तीसरा आता है खेरसान और जापोरिजिया, ये यूक्रेन के शहर है ना। समाचारों का कारण है कि रूस यूक्रेन संघर्ष विशेषकर यूक्रेन पर रूस के हमलों के कारण सुर्खियों में रहे, इसलिए ये इजराइल और लेबनान वाला क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, ये कथन सही है। हाल ही में इजराइल ने कुछ अरब देशों के साथ अपने संबंधों को बहाल किया है। दूसरा है
अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब देशों के बीच का हस्तांतरित हुआ है। देखो, अरब शांति अरब पैक्ट इससे संबंधित नहीं है। मैं बताता हूँ किससे। इसका आंसर कैसे क्या हो जाएगा अगर दूसरा गलत है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने कुछ अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इजराइल के साथ आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने और मान्यता देने वाला पहला अरब देश मिस्र था। कौन सा था? मिस्र, इजिप्ट था। इजराइल और मिस्र के बीच ऐतिहासिक शांति संधि पर 1979 है ना में कैंप डेविड में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और संबंधों का सामान्यीकरण हुआ। एक और अरब देश जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए वो कौन सा है? जॉर्डन। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? अब्राहम समझौता कहते हैं। दूसरा कथन गलत है। अरब शांति पहल पर इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अरब शांति पहल जिसे सऊदी अरब के रूप में जिसे सऊदी पहल के रूप में जाना जाता है, सऊदी अरब द्वारा 2002 में बेरूत में अरब लीग शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी, है ना। इसे अरब लीग द्वारा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संभावित समाधान के रूप में समर्थन दिया गया, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना। तो ये वही है, आप अगर देखेंगे डिटेल में, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा है जबकि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, चौथा वाला, है ना। तो इनमें से कितने होंगे? केवल 2 ही, ये चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट जो मैंने बताए वो सही होंगे। आइए हम जान लेते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। पहला जोड़ा सही है ना। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है ना। पहले किस नाम से जाना जाता था? ये राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार जाना जाता था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका नाम क्या कर दिया गया है ना। ये भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता का चयन मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उनके शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। 2020 तक पुरस्कारों में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। पहला सही है। दूसरा गलत है। अर्जुन पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिलाने के लिए सम्मानित किया जाता है ना। 4 वर्ष के लिए, लास्ट के 4 वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया हो तब ये दिया जाता है, इसलिए दूसरा वाला जोड़ा गलत। तीसरा वाला जोड़ा सही। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारतीय गणराज्य का खेल कोचिंग सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है ना। मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भारत का एक खेल सम्मान है। ये पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में देश में खेलों के प्रचार और विकास में कारपोरेट्स, स्वैच्छिक संगठन और खेल नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी को मान्यता प्रदान करता है ना। इसलिए चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मतलब छोटा वाला जो जोड़ा दिया है वो गलत है ना। तो इसमें केवल 2 जोड़े सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैजिक कप होती है। महिला विभाग का जो सेक्शन होता है में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होता है। तो इसमें केवल 2 कथन सही है ना। ये 2022 में हुई थी 44वें शतरंज ओलंपियाड। फर्स्ट और सेकंड इसका स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है ना। आंसर 20 का हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है। ओपन वर्ग में प्रथम स्थान हैमिल्टन रसेल कप होता है, जबकि महिला वर्ग में प्रथम स्थान वेरा मैजिक कप होता है ना। वेरा मैजिक कप होता है। ठीक है, तो इसमें ये उल्टा दिया है ना, रिजर्व दिया एक दूसरे का, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 97 आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में यह अवस्थित है। जैसे डोनबास सीरिया में है क्या? सीरिया में नहीं है। काचिन इथोपिया में है क्या? ये पूछा इन्होंने, तो ये भी नहीं है। टिग्रे उत्तरी यमन में है क्या? ये भी नहीं है ना। तीनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं एक एक करके कौन सा स्थल कहाँ पर है। डोन्स और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में स्थित 2 राज्य जो रूस के साथ साझा सीमा करते हैं ना, सीमा साझा करते हैं। इन 2 राज्यों के भीतर 2 अलगाववादी क्षेत्र हैं, जिन्हें डोनेट्स्क पीपल ऑफ रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है, जो रूस और रूसी समर्थित अलगाववादियों द्वारा चलाए। ये पूरा क्षेत्र, जिन्हें डोनेट्स्क, लुहांस्क और उनके संबंधित अलगाववादी क्षेत्र शामिल है, को आमतौर पर डोनबास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना। इसलिए पहला वाला देखो यूक्रेन के नियंत्रण में ये दोनों क्षेत्र, मतलब यूक्रेन के अंतर्गत आते हैं। ये पहला वाला कथन गलत है। दूसरी जोड़ी भी गलत है। काचिन जो क्षेत्र है ये म्यांमार के उत्तरी राज्य में स्थित है ना। ये उत्तर और पूर्व में चीन, दक्षिण में शान राज्य और पश्चिम में संघाई क्षेत्र की सीधा सामना करता है। इसलिए दूसरा वाला जोड़ा भी गलत है। ठीक है, कहाँ पे? ये है म्यांमार के क्षेत्र में, ये है ना, ये म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र ये का। ठीक है, तीसरा वाला जोड़ा भी गलत है। टाइग्रे क्षेत्र, जिसे टाइग्रे राज्य के रूप में जाना जाता है, इथोपिया में है। कहाँ पे है ये? इथोपिया में। ठीक है, ये इथोपिया के अंतर्गत, ठीक है, टाइग्रे इथोपिया के अंतर्गत आता है। इसलिए तीनों ही युग्म उसके गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 आता है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन देशों से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? सफल सैन्य तख्ता पलट हुआ है ना। सैन्य सफल तख्ता पलट हुआ है इन देशों में, इसलिए ये क्षेत्र सुर्खियों में है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। सफल तख्ता पलट हुआ है ये देश पश्चिमी तट पर गिनी से लेकर पूर्व में सूडान तक फैले हुए। क्वेश्चन नंबर आता है 99। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार की। पहला है उर्वरक संयंत्र, दूसरा है तेल शोधक कारखाना, तीसरा है इस्पात संयंत्र। उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के है ना विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो तीनों ही संयंत्र में ऐसा संभव है ना। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाना और इस्पात संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी ना। तीनों में ही इसका ऐसा संभावना व्यक्त की जा सकती है। ये एक्सप्लेनेशन में आप इसको पढ़ सकते। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकार्बन में तीनों ही उद्योगों की। आता है अब हमारा 100 क्वेश्चन। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। ये कथन सही है। और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है ना। ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत ने कौन से G20 सत्र की मेजबानी की और उस सत्र की क्या प्रमुख बातें थी, है ना। और ये दिल्ली के कौन से स्थल पर आयोजित किया गया था, है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह हमने यूपीएससी 2023 के 100 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है 3 वीडियो में, है ना। आप अगर इससे संबंधित और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है,
अगले वाले वीडियो में हम कुछ और नया इनोवेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।